हेलो स्टूडेंट्स। सो एडवांस अलजेब्रा की इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज सबसे पहले हम ये लेमा प्रूव करेंगे कि जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगा दैट विल बी ए फील्ड। ठीक, तो इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। सो इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, इट विल बी विदाउट जीरो डिवाइजर। और फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो फील्ड में एक तो फील्ड एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, तो साथ में उसके पास यूनिट एलिमेंट होता है, और जो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि डी जो है वो एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। और हमें प्रूव करना है, in order to prove D is a field, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we must नंबर 1, पहली चीज तो ये प्रूव करनी पड़ेगी कि D के पास प्रोड्यूस एन एलिमेंट। ठीक, क्योंकि डी भी आपका कॉम्पिटिटिव तो होता है, पर उसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि यूनिट एलिमेंट होना चाहिए डी में। ठीक, सच दैट ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 इंटू ए करें तो वो ए के बराबर आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी। दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी पड़ेगी कि फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम डी से लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी डी में, और सच दैट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आएगा। ठीक, और यहाँ पे ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी लिखा जाए तो इनफ है, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन तो आपका कॉम्यूटेटिव होता ही है, तो इसको ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ए इंटू 1 इक्वल टू ए, उसी तरह से ए इंटू बी इक्वल टू 1। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डी के पास x1 x2 x3 सो एंड सो एन एलिमेंट है। ठीक, वी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी। ठीक, और एंड सपोज दैट एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया हमने डी से, और हमने इन सभी एलिमेंट्स को इस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ए इंटू x1 इंटू ए, x2 इंटू ए, और x3 इंटू ए, सो एंड सो xn इंटू ए। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये डी को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर ये डी के एलिमेंट हैं और ये भी डी का एलिमेंट है, और अगर हम ए के एलिमेंट को डी के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो एलिमेंट तो डी के अंदर होना ही चाहिए, बिकॉज रिंग में पहली प्रॉपर्टी ये होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन की वो क्लोज्ड होता है। ठीक, तो बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारे के सारे जो एलिमेंट आएंगे वो डी। पर एक बात सोचने की ये है कि हम जब क्लेम कर रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट जो डी के हैं वो यही हैं, x1 x2 x3 xd xn अप टू xn, तो उसमें जो हम ए ले रहे हैं, ए भी डी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो ए है वो भी इन सभी में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक, और इनमें से एक एलिमेंट जीरो भी होगा, क्योंकि ये डी जो इंटीग्रल डोमेन है तो ये रिंग तो होगा ही होगा ना, तो इसके पास जीरो भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर एडिशन वाला। तो हमने वो एलिमेंट लिया, इन्हीं में से कोई लिया जो नॉन जीरो, और उस एलिमेंट से इन्हीं एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो डी के अंदर ही होंगे। अब हम ये क्लेम करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट हैं ये अलग सेम ही होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि एन एलिमेंट है तो एन ही रहेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक, वी आर क्लेमिंग कि दे आर डिस्टिंक्ट, और हम क्लेम को प्रूव कर देंगे। वी क्लेम दैट they are distinct. ओके, और क्लेम के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, फॉर सपोज कि ये दो एलिमेंट जो हैं ये इक्वल है। ठीक, और जहां पे आई और जे जो है वो बराबर नहीं है, तो हम दोनों तरफ अगर इस एलिमेंट का इनवर्स सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट वी गेट, ये आएगा, या जीरो बन जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये एलिमेंट भी डी का है और ये एलिमेंट भी डी का है, और डी जो है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, और ए तो पहले ही नॉन जीरो है, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली फिर क्या होना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स जे को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक, बिकॉज ए नॉन जीरो एंड डी इज इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन है तो डेफिनेटली इस टर्म को जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक, और अदरवाइज फिर ये इंटीग्रल डोमेन ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमने ऊपर ये क्लेम करा है कि दे आर वी आर क्लेमिंग दैट कि आई और जे बराबर नहीं है और ये इक्वल होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है, इसका मतलब जो एलिमेंट हमने ऊपर एन एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट लिए, उसमें हमने रिपीटेड ले लिया था कोई, तो विच इज नॉट पॉसिबल। जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखेंगे, एक एलिमेंट को रिपीट थोड़ी करेंगे। तो इट मीन दैट विच इज contradiction, contradiction for I not equal to j। इसका मतलब है कि ये दो एलिमेंट डिफरेंट आई जे के लिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, तो इसका मतलब ये क्लेम जो है हमारा ट्रू है कि दे आर ऑल डिस्टिंक्ट। सो therefore x1a x2a so on, so xna are n distinct elements, distinct elements of D, which
has exactly n elements, क्योंकि डी के पास n एलिमेंट है और ये एलिमेंट भी क्या है, n है, तो यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल लग जाएगा। ठीक, तो ये देखो आपके n जो है ओरिजिनल एलिमेंट से डी के, और ये हमने जो डी के ही एलिमेंट से डी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट बनाए हैं हमने वो भी डिस्टिंक्ट हैं, तो जितने होल हैं उतने ही पिजन है, यू कैन से। ठीक, सो बाई पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो यू कैन गो थ्रू दैट। पिजन होल प्रिंसिपल these must account for all the elements of D। ओके, इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डी के एलिमेंट्स को कवर करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट अगर हम डी से लेते हैं, फॉर एवरी y belongs to D, देन y जो है वो एक्स आई इंटू ए, किसी ना किसी एक के इक्वल आएगा वो। ठीक, फॉर सम एक्स आई। ठीक, तो इसमें से हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर एक्स आई को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक्स आई या तो x1 होगा या x2 होगा या x3 होगा या xn होगा, कोई ना कोई होगा इनमें से। तो इन पर्टिकुलर सिंस a बिलोंग्स टू d, तो a भी आपका इस फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट? क्योंकि जो भी डी से एलिमेंट लिखा जाएगा वो इस फॉर्म, इनमें से कोई ना कोई होना है, तो ए भी डी का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इनमें से भी कोई ना कोई इस एक एलिमेंट होगा वो ए के बराबर आएगा। ठीक, फॉर सम एक्स आई नॉट। ठीक, और स्टूडेंट यहीं से हम देखो साथ सीधा पता लग रहा है कि इसका मतलब ये जो एक्स आई नॉट है ये 1 होगा। ठीक है, ये तो यूनिटी हमें मिल जाएगी, यहाँ पे यूनिट एलिमेंट मिल जाएगा। आल्सो डी इज कम्यूटेटिव, जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है, तो इसका मतलब अगर कम्यूटेटिव है इसका मतलब इस ए को हम देयरफॉर ए को हम चाहे ऐसे लिखें या चाहे ऐसे लिखें, सेम थिंग। तो यहाँ से क्लियर सी बात हो रही है कि ये जो एलिमेंट है वो यूनिट एलिमेंट होगा। सो वी प्रपोज टू शो xi not equal to 1।
and that is unit element of D. ओके, तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं. फॉर इफ y belongs to D, we have y is equal to xi into a. जैसे हमने ऊपर एक लिया था तो वो डेफिनेटली इस फॉर्म में लिखा जाएगा. फॉर सम xi belongs to D, तो यहाँ पे a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं. इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. नाउ या सो अगर मैं y को xi नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने इसको 1 प्रूव करना है, तो मैंने y को xi नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट मेरा y आना चाहिए. है राइट? तो देखो कैसे आता है. y की वैल्यू हम यहाँ से पूरी यूज कर लेते हैं, xi इंटू ए और xi नॉट. अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा देते हैं, xi और यहाँ पे बन जाएगा a इंटू xi नॉट. और a इंटू xi नॉट जो है वो किसके बराबर है? फ्रॉम हियर a इंटू xi नॉट जो है वो a के बराबर है. और xi इंटू a जो है को हम a इंटू xi लिख सकते हैं, बिकॉज कॉम्यूटेटिव इज देयर. और ये किसके बराबर है? y के बराबर है. इसका मतलब y से xi नॉट को मल्टीप्लाई कर रही है और y आ गया. और ये जो रिजल्ट होगा y के हर एलिमेंट, d के हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा. इसका मतलब क्या हो गया? देयर इंप्लाइज xi नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. यूनिट एलिमेंट ढूंढ लिया हमने, यूनिट एलिमेंट ऑफ डी हमने ढूंढ लिया. नाउ अब हमने दूसरी चीज प्रूव करनी है. देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि 1 जो है वो डी के पास है. अब हमें ये प्रूव करना है. सो we can write since 1 is belongs to D, तो सेम आर्गुमेंट लगाते हैं कि अगर ये 1 D के अंदर है, जैसे हमने यहाँ पे y D के अंदर लिया, तो डेफिनेटली 1 जो होगा वो xi इंटू ए की फॉर्म में लिखा जाएगा. ठीक, तो बाय द सेम आर्गुमेंट, सो y previous argument it too is realizable as a multiple of a, that is there exist, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा डी के अंदर, और सच दैट, और ए इंटू और बी जो होगा वो कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई होगा. जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सच दैट बी इंटू ए जो है वो 1 के इक्वल आएगा. ठीक,
क्योंकि 1D में लिया तो डेफिनेटली डी के जो एलिमेंट हैं टोटल हमने किस फॉर्म में लिख रखे हैं, हमने इस फॉर्म में लिख रखे हैं x1 a x2 a xn a। तो मैंने यहाँ पे x1 x2 की जगह मैंने किसी ने एक b ले लिया कि कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिससे b इंटू ए जो होगा वो 1 के बराबर होगा। सो यही हमें प्रूव करना था कि b जो वो a का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक, अब उसी तरह से कोई डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हर एलिमेंट का इस तरह से इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेमा, क्योंकि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। ठीक, हर इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड नहीं होती है, ओनली जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वही फील्ड होता है। ठीक, सो नाउ द नेक्स्ट corollary is next corollary, if p is a prime, then jp the ring of integers mod p is filled, is a filled। ठीक, तो ये हमने एक डिस्कस भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये एग्जांपल लिया था हमने, दिस वन। ये देखिए सेट ऑफ इंटीजर mod 7 अंडर प्लस माइनस दिस, इसमें 0 to 6 एलिमेंट आएंगे और इसके मैंने अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव किया था, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट का। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग था विद यूनिट एलिमेंट था और ये फील्ड भी बना रहा था। ठीक, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, बट ये तभी एग्जिस्ट कर रहा था जब यहाँ पे प्राइम नंबर था। ठीक, जब हमने कंपोजिट लिया था तो नहीं हुआ था ये। ठीक, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो जेपी जो होगा वो प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, सो ऑन सो लास्ट एलिमेंट आएगा p-1। इसकी बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी फील्ड। तो इसका प्रूफ तो बड़ा ही सिंपल है, हमने जो लेमा प्रूव किया वही हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज फाइनाइट और फाइनाइट है। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये इंटीग्रल डोमेन है तो हमारा काम हो जाएगा। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो जेपी है दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन। सो टू प्रूव jp is a field, it is sufficient to prove jp is an integral domain। क्योंकि फाइनाइट तो है ही है ये, तो प्रीवियस जो हमने लेमा करा वो यूज हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जेपी के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता है। ठीक, तो अब मैं प्रीवियस एग्जांपल भी आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आई थिंक कि यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट करें ना,
तो कभी भी जीरो नहीं बनता है नॉन जीरो एलिमेंट्स का। 1 into 2, 2 into 3 6 बनेगा, 3 into 4 12 बनेगा, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 5 आएगा। 4 into 5 20 बनेगा, 20 को 7 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा 6 बचेगा। तो 5 into 6, तो कभी भी यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन जीरो डिवाइजर कभी नहीं आएगा इसमें। तो इट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो साथ में लिख दो आप, सिंस जेपी हैज जीरो वन so and so p-1 finite element। ठीक। सो सबसे पहले मैंने ले लिया कि ए और बी मैंने ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए मैंने इस जेपी की यहाँ से, और साथ में ये भी ले लिया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर है अंडर मॉडुलो पी। तो मेरे को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों में से एक जीरो होना चाहिए अंडर मॉडुलो पी। ठीक, अगर दोनों नॉन जीरो हुए और जीरो आए तो इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर है। ठीक। सो इसका मतलब ये हुआ, दैट इम्प्लाइज, स्मॉड का तो आपको पता ही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 लाइनें लगा सकते हैं वैसे, और ये होता है कि दिस माइनस दिस डिवाइड बाई पी, ये मतलब होता है इसका। सो दैट इम्प्लाइज पी डिवाइड्स ए इंटू बी माइनस जीरो, इसका लिखने का मतलब नहीं है। ठीक, अगर p एक प्राइम नंबर है और a और b को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, इधर p जो है वो डिवाइड a और p डिवाइड b, बिकॉज p इज प्राइम नंबर। ठीक, कभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट और कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो दोनों के प्रोडक्ट को कभी नहीं काटेगा, दोनों में से किसी एक को जरूर का डिवाइड करेगा। चाहे आप चेक कर लो, ये देखो, मान लो प्राइम नंबर हमने 7 ले लिया, अब 7 में से किसको, जैसे 7 किसको काटेगा, 35 को काटेगा। 35 का मतलब 7 into 5, तो 7 को काट रहा है, 5 को तो नहीं काट रहा, दोनों में से एक को काटेगा। ठीक, या और ले लो कि 63 ले लिया, तो 63 में भी क्या होगा, 7 जरूर होगा, है ना, 7 6, तो मैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों में से एक को काटेगा, दोनों के प्रोडक्ट को नहीं काटेगा वो ना। मैं मतलब दोनों में से किसी, जिन दो नंबर से वो नंबर बन रहा है उनमें से एक को वो पूरी तरह से काट रहा होगा। ठीक, तो डेफिनेटली पी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ये तो पी ए को डिवाइड कर रहा होगा या बी को डिवाइड कर, तभी दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई पी इज, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पी इज प्राइम नंबर। तो अगर ये होता है, सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए अंडर मॉडुलो जीरो मॉड ऑफ पी, और बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो अंडर मॉडुलो पी, या यू सिंपली यू कैन से कि बी जो वो जीरो के बराबर है अंडर मॉडुलो पी। तो डेफिनेटली अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो ये तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो इससे मतलब क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज वन ऑफ ए एंड बी इज जीरो इन जेड पी। सो इसका मतलब जेड पी हैज नो zero divisor. So that implies JP is an integral domain.
ठीक। सो बाई प्रीवियस लेमा इंटीग्रल डोमेन है, तो सो बाई above lemma JPS ए फील्ड। क्यों? क्योंकि जेपी आपका इंटीग्रल डोमेन भी है और साथ में फाइनाइट भी है। ओके, सो नाउ देखिए, अगर इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि इस क्रोलरी से कि हमारे पास बहुत ज्यादा इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऑफ फील्ड्स होंगी जिनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक थ्योरम मिल गया कि जे के साथ यहाँ टू लगा दोगे ये भी फील्ड हो गई, जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट है। जे के साथ थ्री लगाओगे ये भी, बस यहाँ पे प्राइम नंबर लगाना है आपने, है ना। तो आप ही खुद ही बताओ कि कितने इस तरह से कितनी फील्ड्स आ गई हमारे पास जिसके साथ अंडर ये जे टू हो गया, अंडर मॉडल टू, ये अंडर मॉडल थ्री, अंडर मॉडल। सो इट मीन दैट वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट फील्ड्स। ठीक। और इस टाइप की फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट फील्ड्स बोलते हैं। ठीक। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनाइट फील्ड्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कोट कर लेना कि फाइनाइट फील्ड जो भी होगी वो जेपी की फॉर्म में ही होगी। दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ फाइनाइट फील्ड्स। ठीक। देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट फील्ड्स जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे फाइनाइट फील्ड के सेक्शन में। सो आई थिंक ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फाइनाइट फील्ड्स का एक पूरा एक टॉपिक है। तो जेपी इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट फील्ड्स। सो नाउ एक चीज अब हम वही कर सकते हैं, जैसे देखिए फाइनाइट फील्ड्स और फील्ड्स में डिफरेंस क्या है। जैसे रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो आपकी सिंपली फील्ड्स हैं और उसमें इनफिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, और ये जो फील्ड्स हैं ये आपकी फाइनाइट फील्ड्स। ओके, नाउ one more point we are now approaching, that is characteristic। तो characteristic के बारे में थोड़ा सा पहले एक डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर हमारे पास एक मान लो कि लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड हैविंग क्यू एलिमेंट्स। ओके, वी हैव लेट एफ के पास एफ एक फाइनाइट फील्ड है। ठीक। और उसके पास फाइनाइट है, तो एलिमेंट्स फाइनाइट होंगी, क्यू एलिमेंट्स मान लिए होंगे। ठीक। अब मैंने अभी बता दिया आपको इनफिनाइट फील्ड है, जरूरी नहीं इस फॉर्म की होगी, ऐसे भी इनफिनाइट फील्ड्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो अब देखो, एफ जो फिनाइट फील्ड फील्ड तो है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो होगा हमारा एक ग्रुप होगा अंडर एडिशन। ठीक। और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होगा, लेकिन मैंने एडिशन की बात कर रहा हूँ पहले। और हमारे पास एफ के पास कितने एलिमेंट हैं? ऑर्डर ऑफ एफ जो वो क्यू है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने एक थ्योरम पढ़ी है ग्रुप में कि अगर जी हमारा ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो जी का कोई एक एलिमेंट लें।
तो अगर उसका पावर ऑर्डर ऑफ जी कर दें तो ऑलवेज वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये मतलब ए का ऑर्डर नहीं हुआ, मतलब जो मर्जी एलिमेंट लो ए का, अगर उसकी पावर में ऑर्डर लिखेंगे तो वो ई आएगा। अब मैं यहाँ पे पावर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब इस जी का जो ऑर्डर, जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है ना। इसका जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलना हो, अगर अंडर एडिशन की बात करनी हो, इसका मतलब है जितने जी में एलिमेंट हैं उतनी बार ए को मल्टीप्लाई करें तो ई आएगा। और अंडर एडिशन की बात करें तो इस एलिमेंट को उतनी बार ऐड करें। अब ये मल्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ई एक ऑब्वियस वन आएगा इधर। और इसी चीज को अगर मैं अंडर एडिशन करूं तो इसका मतलब मैं ए को कितनी बार ऐड करूंगा, ऑर्डर ऑफ जी टाइम्स। जितने जी में एलिमेंट होंगे उतने टाइम्स अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो वो जीरो के बराबर है। तो डोंट कंफ्यूज विद कि ए का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे बिलो भी हो सकता है। ठीक, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। इट मीन्स दैट कि अगर ए को मैं कितनी बार ऐड करूंगा कि जीरो आ जाएगा। ठीक, डेफिनेटली क्यू टाइम्स। क्यों? क्योंकि एफ ग्रुप है और ग्रुप में एलिमेंट जो है वो क्यू है, तो क्यू टाइम्स अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो डेफिनेटली ये जीरो के बराबर है। ग्रुप थ्योरी में आप इस थ्योरम को देखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये जीरो आया, इट मीन्स दैट, और ये जो होगा वो फॉर एवरी एलिमेंट के। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एफ के एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। ठीक, और डेफिनेटली ये क्यू जो होगा, जो ऑर्डर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। सो thus in F we have Q into A equal to 0 for some positive integer Q, even if A not equal to 0। ठीक है, ये ऑलवेज होल्ड करेगा चाहे वो A 0 हो या ना हो। दिस certainly cannot happen in the field of rational numbers, for instance। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, उसको ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक नॉन जीरो नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए, कभी नहीं होगा। वहां पे तो किसी रैशनल नंबर को अगर मैंने 2/3 ले लिया तो मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आए, और नंबर यहाँ पे नॉन जीरो, तो कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जीरो आए। So this property cannot hold in a rational numbers या field of rational numbers। रेशनल नंबर फील्ड्स में तो यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तभी जीरो आए। ठीक, तो इसकी हम बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस property, and this property is nothing but it is a characteristic of the field। So now we can write it characteristic चाहे वो इंटीग्रल डोमेन हो चाहे वो फील्ड हो। तो पहले इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं। एन इंटीग्रल डोमेन
D is set to V of characteristic zero characteristic होगी if the relation M into A equal to 0 where A not equal to 0 is in D where and where M is an integer, simple integer. Can hold only if M equal to 0. ठीक, तो जिसमें ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करे अगर M की वैल्यू हम 0 रखें, ठीक, तभी होल्ड करे तो हम बोलेंगे कि इस इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0, जैसे ये देखो, तो ये जो रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, वो भी इंटीग्रल डोमेन होता है, उसके बाद कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है, और इवन रिंग ऑफ इंटीजर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक 0, ठीक। और रैशनल की तो मैंने बताई दी, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो फॉर एग्जांपल लिखते हैं हियर कि द ring of integers is of characteristic 0, और दूसरा the ring of rationals is of characteristic 0. Okay. Now अब हम बात करते हैं कि फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, 0 कैरेक्टरिस्टिक की तो बात कर ली हमने। सो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक कब होगा? सो n इंटीग्रल डोमेन B is said to be of finite characteristic if there exists a positive integer, डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सिंपल इंटीजर कर लिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक में, सच दैट इसका मतलब अब m जो है वो 0 नहीं हो सकता फॉर ऑल a belongs to D। तो a जो है वो सभी नंबर्स D के हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे कि उस इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बनाई, क्योंकि a m इंटू a 0 आ रहा है तो a 0 भी हो सकता है ना, बट वो एक केस में होगा, सभी के लिए थोड़ी होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो वो डेफिनेटली वो ग्रुप होगा अंडर एडिशन, तो ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो अंडर एडिशन, उसके बाद 0 तो होगा ही होगा। लेकिन
बाकी एलिमेंट्स के लिए भी, जी जो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, जो डी की नॉन जीरो एलिमेंट के लिए है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक, तो इसका एग्जांपल हमने लेना हो तो एग्जांपल हम भी कर सकते हैं इसका। जैसे J5 ले लिया, तो J5 है 0 1 2 3 4 5, नहीं आएगा 4 तक नहीं आएगा, ओनली 4, ये एलिमेंट है 5। तो इसमें देखो, इसके पास फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम सभी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। देखो 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएंगे, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 इज 0 अंडर मॉडल 5। और अगर 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा, 10 इज इक्वल टू 0 अंडर मॉडल 5। 5 इंटू 3 करेंगे 15 बनेगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना 20 आएगा। ये तो इसका मतलब किसी भी इसको करेंगे तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ J5 जो आई एम 5 है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नाइट करेक्टरिस्टिक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना रहती होती है कि देखो, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 है, इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी को तब भी 0 आएगा सारे। लेकिन 10 और 5 में लीस्ट लेना होता है, 15 से, तो 5 के मल्टीपल किससे मैं सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। ठीक, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिमार्क्स बना के लिख देते हैं कि इफ डी इज ऑफ नाइट characteristic, then the characteristic of D to be the smallest positive integer, integer p, such that p into a equal to 0 for all a belongs to D। D के सभी एलिमेंट्स को और इसमें से एक आपके पास क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि if D is of finite characteristic, then its characteristic is a prime। जो characteristic होता है वो always प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो characteristic 5 है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एक हम क्वेश्चन बना देते हैं कि if D of finite characteristic, then prove that its characteristic is prime number। पर यहाँ पे finite characteristic है तो
देखिए solution लिख सकते हैं. Since D has a finite characteristic, CHAR short form system, sorry, then there exists a positive integer m, positive integer m, such that m into a equal to 0 for all a belongs to D. ठीक है. अब हमने m को प्रूव करना है कि m जो है प्राइम. नाउ we will prove m is prime. So let P such, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि m जो है वो लीस्ट होना चाहिए. Let P be such least m की जगह हम जस्ट यहाँ पे हम m की बात नहीं करते. m पहले m तो पॉसिबल इंटीजर है, लेकिन हमें इसमें से लीस्ट नंबर लेना होता है कैरेक्टरिस्टिक के लिए. तो मैं मान लेता हूँ कि इस m में से जो सबसे छोटा होगा वो p है. लेट p be such a least positive integer then characteristic of D is equal to P. अब लिखिएगा इसको प्रूव P is a prime. तो हमें प्रूव करना है P जो है प्राइम. तो कंट्राडिक्शन से करेंगे. मान लेते हैं कि P प्राइम है, P कंपोजिट है. सपोज P is not prime. अगर प्राइमरी होगा तो डेफिनेटली कंपोजिट होगा. अब कंपोजिट होगा तो फैक्टर बन जाएंगे. देयर इंप्लाइज P is कंपोजिट. अगर कंपोजिट होगा तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी P1 इंटू P2. और P1 भी 1 नहीं होना चाहिए, P2 भी 1 नहीं होना चाहिए. और P1 भी P से छोटा होगा, P2 भी P से छोटा होगा. तभी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक. नाउ अब देखिए हमें कंट्राडिक्शन कैसे में कंट्राडिक्शन आएगी. नाउ P इंटू A जो है वो 0 बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ for all A belongs to D. ठीक. दिस इज डेफिनेशन ऑफ. और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं P की वैल्यू डाल देते हैं. P जो है वो P1 इंटू P2 के बराबर है. ठीक. और अगर ये 0 आ रहा है तो अगर हम इसको इस पूरे नंबर को, ये ऑब्वियस पूरा नंबर जो होगा तो डेफिनेटली डी में होगा. और अगर इस पूरे नंबर को अगर हम 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो 0 ही आएगा. तो ये रिजल्ट जो सभी के लिए होल्ड करेगा.
तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि अब ये a इंटू बी जो है इसके साथ प्रोडक्ट है p1 इंटू p2 का, तो इसका मतलब है कि a इंटू बी को अगर हम कितने टाइम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे p1 इंटू p2 टाइम्स। छोटी क्लासेस की वो एक तरह से वो डेफिनेशन ही होगी, जैसे हम लिखते हैं ना 4 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 5 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 5 को हमने 4 बार ऐड करना, यही मतलब हुआ इसका। सेम चीज, सेम लॉजिक, ठीक। और ये 0 के बराबर है, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें a प्लस सो सो ए और इंटू बी प्लस बी सो, इसको हम लिख देते हैं कि ये आपका p1 टाइम्स है और ये हमारा p2 टाइम्स, तो चीज बराबर ही आएगी, ठीक। तो यहाँ से हम p1 इंटू ए ले सकते हैं इसको, वापस अगर इस ए को p1 टाइम ऐड करेंगे और यहाँ पे p2 इंटू बी इक्वल टू 0। दिस इज बिकॉज सो ब्यूटीफुल रिजल्ट। अगर इसको मैं लिखना चाहता तो मैं यहीं से एक p1 के साथ ए लगा दिया p2 को, लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दी कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट जो है दोनों का प्रोडक्ट जो 0 के बराबर है। अब डी जो है हमारा वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके पास कोई जीरो डिवाइजर तो होगा नहीं, ठीक। डी जीरो डिवाइजर नहीं होगा तो इधर इसको जीरो होना पड़ेगा या इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस डी हैज नो जीरो डिवाइजर, so therefore therefore p1 इंटू ए इक्वल टू 0 आएगा या p2 इंटू बी इक्वल टू 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन होगी। हमने तो ये क्लेम करा था कि p इंटू ए जो वो 0 है और ये p जो है लीस्ट है, लेकिन यहाँ तो लीस्ट p1 आ गया, क्योंकि p1 जो है वो p से भी छोटा है। ये देखिए p1 जो है वो तो हमने p से भी छोटा लिया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ ले देते हैं सिंस p1 इज लेस देन p और p2 जो है वो भी p से छोटा है, क्योंकि ये भी दी गए एलिमेंट है तो इसमें वही चीज होगी, ठीक। p से छोटे नंबर मिल गए हमें जिनका हम p के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वो 0 है। इसका मतलब फिर जो हमने p हमने प्रैक्टिस लिया था वो गलत हो गया, ठीक। तो कंट्राडिक्शन, क्योंकि p से छोटा ऐसा नंबर मिल नहीं सकता, एंड p is the least number, so that p into a equal to 0, so which is contradiction। तो इसका मतलब आई सपोजिशन काउंट की जो क्या माना था हमने कि p जो है प्राइम नहीं है, तो therefore p is prime। दिस इज अगेन वेरी गुड रिजल्ट कि किसी भी अगर इंटीग्रल डोमेन का finite characteristic होगी तो वो ऑलवेज प्राइम नंबर होगी। So this is, you can keep in mind
तो ये चीज हमें कई बार एग्जाम में आ भी जाती है। Keep in mind this. So I think that's all for this lecture. So next lecture में कुछ एक हम examples करेंगे, कुछ एक problem solve करेंगे. Then we move to homomorphism. Okay, that's all for this lecture.